अभिवादन स्वीकार करिए विनोद सिल्ला का। पुस्तक चर्चा में आज पुस्तक लाया हूं तब कहीं आई है घाटी। लघु कविता संग्रह है। इसके लघु कविताकार हैं लघु कविता के पुरोधा प्रोफेसर रूपदेव गुण। यह लघु कविता संग्रह आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित है। मूल्य है इसका 300 रुपये। 120 पृष्ठ में 106 लघु कविताएं समाहित हैं। प्रोफेसर रूपदेव गुण का जन्म नरवड़ जिला लाहौर संयुक्त भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और फिलहाल डॉक्टर रूपदेव गुण और इनका परिवार सिरसा में आबाद हैं। सिरसा के नेशनल कॉलेज से हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी ने इनको 2 सम्मान देकर सम्मानित किया है। साहित्य सेवी सम्मान 2013 व बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018। 107 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता, लघु कथा, गजल, बाल कविता, आत्मकथा, पंजाबी कहानी और भी बहुत सी विधाओं में इन्होंने सृजन किया है। 15 विद्वानों ने, 15 साहित्यकारों ने इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुस्तकें लिखी हैं। आकाशवाणी रोहतक और हिसार से तथा दूरदर्शन जालंधर से इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। यह संग्रह तब कहीं आई है घाटी इन्होंने बलवंत सिंह मान, कुमार अनिल शर्मा, मुरारी लाल अरोड़ा आजाद, डॉक्टर तेजेंद्र, डॉक्टर इंदु गुप्ता, मधु गोयल, मंजीत शर्मा, मीरा, नीलम नारंग को समर्पित किया है। और इस लघु कविता संग्रह को इन्होंने 9 भागों में विभाजित किया है। इन 9 भागों के इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। बारिश, तब कहीं आई है घाटी, कैसे थे वे दिन, जीवन के पल, इसका राज क्या है, बात में से बात, रेलगाड़ी के डिब्बे में, तब और अब। पहला इनका लघु अध्याय है बारिश। इसमें सभी रचनाएं बारिश को केंद्र बिंदु मानकर लिखी गई हैं। उनमें से एक रचना मैं आपके साथ साझी करना चाहूंगा। जश्न बरसात का। बहुत दिनों के बाद हुई बारिश मूसलाधार, बहुत दिनों के बाद हुई बारिश मूसलाधार। घर में दोपहर को बने खीर मालपुए और शाम को चाय के साथ पकोड़े। मनाया गया उस दिन जश्न बरसात का, मनाया गया उस दिन जश्न बरसात का। हमारे हरियाणा, पंजाब में या उत्तर भारत में जिस दिन बारिश आती है उस दिन कुछ चटपटा खाने को मन करता है सबका, और घर में बन भी जाता है या बना बनाया ले आते हैं। और जब घर में गुलगुले, सुहाली, मालपुड़े, पकोड़े बनते हैं तो वास्तव में बरसात का जश्न ही मनाया जाता है। उसी बरसात के जश्न को डॉक्टर रूपदेव गुण ने कविता के माध्यम से
व्यक्त किया है, बताया है। ये तो बरसात का एक पहलू था। इन्होंने बरसात का दूसरा पहलू भी बताया है, उससे भी लगभग सभी को दो चार होना पड़ता है। दूसरी कविता का शीर्षक है चमकने लगा सूरज। बरसात के बाद चमकने लगा सूरज, मौसम में हो गई उमस, बिजली भी चली गई अचानक। इन्वर्टर भी उस दिन था खराब, इन्वर्टर भी उस दिन था खराब। हाथ के पंखों का नहीं था रिवाज, हर एक ने उठाए अखबार, हर एक ने उठाए अखबार और पंखों की जगह करने लगे इस्तेमाल, पंखों की जगह करने लगे इस्तेमाल। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, इसी तरह बरसात के भी इन्होंने दोनों पहलू व्यक्त कर दिए। इससे पहले वाली रचना में जश्न था और इसमें बरसात के कारण परेशानी थी। बरसात के बाद जब चमकने लगा सूरज, जब बरसात के बाद सूरज निकलता है तो उमस हो जाती है। उमस में ऊपर से बिजली भी चली गई और संयोग से उस दिन इन्वर्टर भी खराब था। अब बिजने, हाथ के पंखे जिनको बोलते हैं, प्रचलन से बाहर हैं, तो अखबारों को हाथ में थाम कर पंखों की जगह झोलना पड़ा, अखबारों से काम चलाना पड़ा। डॉक्टर साहब ने इस रचना के माध्यम से बारिश के दूसरे पहलू का, दूसरे रूप का भी वर्णन किया। अगली रचना है इनकी तब कहीं आई है घाटी। तब कहीं आई है घाटी इस पुस्तक का भी टाइटल पेज है और इस कविता का भी टाइटल पेज है। कितने पर्वत मैंने किए हैं पार, तब कहीं आई है घाटी। घाटी जिसके चारों तरफ हैं पहाड़, इस समतल में दूर दूर तक दिखते हैं गांव, खेत, नगर और नहरों का पानी। मैं रहता हूं कुछ दिन यहां और फिर पहाड़ पर जाने के लिए हो जाता हूं तैयार। इस रचना में डॉक्टर साहब ने अपने स्थान का भी वर्णन किया है और पर्वतों का भी वर्णन किया है। डॉक्टर रूपदेवगुण कहते हैं कितने पर्वत मैंने किए हैं पार, तब कहीं आई है घाटी। पर्वतों को पार किया तभी घाटी आई है। घाटी जिसके चारों तरफ हैं पहाड़, घाटी के चारों तरफ हैं पहाड़। इस समतल में, यानी कि अपने घर में सिरसा में, सिरसा समतल में रहते हैं, दूर दूर तक दिखते हैं गांव, खेत, नगर और नहरों का पानी। समतल में दूर तक दिखाई देता है, गांव दिखाई देते हैं, नहर दिखाई देते हैं, नगर दिखाई देते हैं, नहरों का पानी दिखाई देता है। मैं रहता हूं कुछ दिन यहाँ और फिर पहाड़ पर जाने के लिए हो जाता हूं तैयार। डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ दिन मैं सिरसा में रहता हूं, उसके बाद मैं फिर से पहाड़ पर जाने के लिए हो जाता हूं तैयार। डॉक्टर रूपदेवगुण को पहाड़ आकर्षित करते हैं, उन पहाड़ों का ही चर्चा इन लघु कविताओं में वो कर रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर रूपदेवगुण प्रकृति के चितेरे हैं, प्रकृति का चित्रण अपनी प्रकृति और उसके विभिन्न अवयवों का चित्रण अपनी रचनाओं में करते हैं, लेकिन सबसे अधिक इनको पहाड़ आकर्षित करते हैं। पहाड़, सागर इनको अत्यधिक आकर्षित करते हैं और सबसे अधिक ये पहाड़ी इलाकों का ही भ्रमण करते हैं। वही एक इस लघु कविता में भी इन्होंने व्यक्त किया कि मैं हो जाता हूं तैयार पहाड़ पर जाने के लिए। अगली रचना मैं आपके साथ साझी करना चाहूंगा। मैं गया था वहां, अचानक याद आ गया कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। कभी मैं गया था वहां, कमरे में बैठा था मैं, पर लग रहा था जैसे आ रहे हैं ठंडी हवा के झोंके।
तेजी से बह रही थी हुगली नदी और बीच में जा रहे हैं जहाज नौकाएं। मन करता था बैठा रहूं वहां कि बीवी ले आई साए कमरे में। डॉक्टर रूपदेव गुण अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे हावड़ा ब्रिज, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज को याद कर रहे थे, जहां वो कभी गए थे। और उन्हें लग रहा था, कमरे में बैठे बैठे लग रहा था कि हुगली नदी का पानी को छू छू कर हवा के ठंडे झोंके आ रहे हैं। वो महसूस कर रहे थे हुगली नदी को अपने घर में ही। हुगली नदी को छूकर आने वाले हवा के ठंडे झोंकों को भी महसूस कर रहे थे। हुगली नदी में चल रहे समुद्री जहाज और नौकाओं को देख रहे थे अपने ही ड्राइंग रूम में बैठे। और उनका मन करता था कि मैं ये दृश्य देखता ही रहूं जो कभी उन्होंने देखे थे। तभी उनकी बीवी ले आई चाय कमरे में। डॉक्टर रूपदेव गुण ने कोलकाता की यात्रा इस लघु कविता के माध्यम से हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी की यात्रा पाठकों को भी करा दी। बहुत सुंदर वर्णन किया है। खेत रहे हैं लहलहा, रहट चल रहा है, कुएं से निकल रहा है पानी, मंद मंद शीतल शीतल, कोई वहां नहा रहा है। खेतों में पानी जा रहा है, खेत रहे हैं लहलहा, और मेरा मन धीरे धीरे रहा है कुछ गुनगुना। डॉक्टर रूपदेव गुण लुप्त हो चुके रहट का चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इन कविताओं को पढ़कर जान सके, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि रहट किस वजह का नाम है। इसको पढ़ेंगे तो रहट को जानने का भी प्रयास करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्राचीन समय में कुओं से सिंचाई होती थी, कुओं से रहट पानी निकालता था, किस ढंग से फसल लहलहाती थी, किस ढंग से सिंचाई होती थी। इस पूरे क्रियाकलाप को जान पाएंगे। हमें भी इन्होंने रहट के दर्शन करा दिए इस कविता के माध्यम से। कैसे थे वे दिन, कैसे थे वे दिन लघु अध्याय में जो रचनाएं शामिल हैं, उन रचनाओं के माध्यम से रूपदेव गुण हम सबको पुराने समय की याद दिला रहे हैं। बोरी की बनाकर कुप्पी, बचपन में इतनी होती थी गरीबी, बचपन में इतनी होती थी गरीबी कि बरसात में कईयों के पास नहीं होती थी छतरी। बचपन में इतनी होती थी गरीबी कि बरसात में कईयों के पास नहीं होती थी छतरी। बोरी की बनाकर कुप्पी डाल लेते थे सिर पर चेहरे पर खिलखिलाते रहते थे सदा, पर चेहरे खिलखिलाते रहते थे सदा। पुराना समय याद दिलाया डॉक्टर साहब ने। जब मैं बच्चा था तब प्रत्येक परिवार में बरसात से बचने का यही एकमात्र तरीका होता था, सिर पर बोरी की कुप्पी बनाकर सिर पर ओढ़ लेते थे। छतरी तो संपन्न परिवारों के पास होती थी, और वो भी पूरे परिवार में मुश्किल से एक छतरी होती थी। आम मजदूर किसान परिवारों के पास बारिश से बचने का एकमात्र यही तरीका था कि बोरी की कुप्पी बनाओ और अपने सिर पर पहन लो। प्राचीन समय की याद दिलाई डॉक्टर रूपदेव गुण की इस लघु कविता ने। गली में दोपहर को, घर में नहीं होते थे पंखे, गली में दोपहर को दो खाटों को खड़ी कर आमने सामने देते थे मिला,
और नीचे एक दरी देते थे बिछा, सो जाते थे हम आराम से वहाँ, आती थी नींद खर्राटे वाली। यह भी उन्हीं अभाव के वक्त की लघु कविता है। तब आज की तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास अलग अलग रूम नहीं होते थे। आज की तरह एसी, कूलर, पंखे भी नहीं होते थे। जैसे तैसे इन्हीं तरीकों से जीवन यापन गुजर बसर किया जाता था, जो डॉक्टर रूपदेव गुण जी ने इस लघु कविता में बयान किए। कभी देते थे हम, रात को सब सोते थे गली में, देर रात तक खेलते थे हम बच्चे छिपा छिपाई, छिप जाते थे खाटों के नीचे, और सोने वाले कभी देते थे हमें प्यारी प्यारी गालियाँ। मेरे विचार में इन लघु कविताओं से सभी को अब अपना बचपन याद आ गया होगा। मुझे तो याद आ गया, मेरे गांव में, हमारी गली में, पूरी गली में चारपाई ही चारपाई लगी होती थी, और देर रात तक, जब तक नींद नहीं आती थी, गर्मी का प्रकोप होता था, मच्छरों का आतंक होता था, जब तक नींद नहीं आ रही होती तब तक कथा, कहानियाँ, किस्से, तरह तरह की बातें गली में सोने वाले करते रहते थे। और उनके किस्से, कहानियों, बातों का एक श्रोता मैं भी होता था, हालांकि मैं बच्चा था। तो डॉक्टर रूपदेव गुण ने भी ये अभाव के समय की, उस समय की बातें इन रचनाओं के माध्यम से बताई हैं। अगली रचना है इनकी, बार बार खेलते थे वहां। कुरान डंडा खेलते थे हम बचपन में, डंडा टांगों के नीचे से फेंक हम चढ़ जाते थे वृक्ष पर। सामने से टांगे वाला होता था दुखी, सामने एक टांगे वाला होता था दुखी, और हम उसे चिढ़ाने के लिए बार बार खेलते थे वहां। ऐसा भी होता था। ये इन्होंने कुरान डंडा लिखा है। अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से इस खेल को पुकारा जाता था। खेल यही होता था, हमने भी यही खेल खेले हैं। वही इसी तरह डंडा फेंक के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। डॉक्टर रूपदेव गुण की ये रचनाएं हमें अपने बचपन में ले गई। जिन खेलों को विसार दिया हमने, उन खेलों की पुनः याद दिला दी डॉक्टर रूपदेव गुण की लघु कविताओं ने। वर्तमान दौर के बच्चे इन खेलों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनको टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन से फुर्सत कहाँ, और उनमें ये सब कहाँ कोई हमें खेलने से रोके और हम वहीं पर खेलें। इस तरह आज के अधिकतर बच्चे पेड़ों पर चढ़ना ही नहीं जानते। चढ़ जाएंगे तो उतरना नहीं जानते। आजकल के बच्चों को इन बातों का क्या पता कि खेल किस तरह के होते थे उस समय। पेड़ पर चढ़ने का मज़ा क्या था, पेड़ से उतरने का मज़ा क्या था, पेड़ पर खेलने का मज़ा क्या था, आज के बच्चे नहीं जानते इन बातों को। अगली रचना और प्रस्तुत है आपके समक्ष, बिन बरसे बादल। जीवन में कभी आते हैं बादल, बिन बरसे चले जाते हैं। लगता है जीवन में आने वाला है सुख, पर सुख नहीं आता, आ जाता है दुख। तप्स जीवन में है छा जाती, कभी भी सुख की लहरें नहीं हैं लहराती। जीवन पल पल रंग बदलता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हर बार नहीं होता। परिस्थितियां अपने ढंग से हालात पैदा करती हैं। हमारा मन मस्तिष्क कुछ और चाहता है। तो यही बातें इस रचना में लिखी हैं डॉक्टर साहब ने। जीवन में कभी आते हैं बादल, बिन बरसे चले जाते हैं। बादल आते हैं, हमें बरसात की आशा होती है, मौसम सुहावना होने की,
अपेक्षा होती है लेकिन बादल अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते और वो बिन बरसे चले जाते हैं। कई बार आशा होती है सुख आने की, लेकिन आ जाता है दुख। बहुत बार होता है, तपस जीवन में छा जाती है। कभी भी सुख की लहरें नहीं लहराती। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, इसी तरह सुख और दुख का भी क्रम है। सब कुछ हमारे मन मुताबिक, हमारी रुचि मुताबिक, हमारी इच्छा मुताबिक कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं होता। कभी कभी हमने भी हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने यही कुछ इस रचना में व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसका राज क्या है? इस लघु अध्याय में बहुत सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। इसका राज क्या है? एक रचना आपके साथ साझी कर रहा हूं। उदासी की परत। जब भी देखा तुम्हें उदासी की परत ही जमी रहती है तुम्हारे चेहरे पर। जब भी देखा है तुम्हें उदासी की परत ही जमी रहती है तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें न कभी मुस्कुराते देखा, ये तो तुम ही जानती हो कि इसका राज क्या है। उसके जीवन में, उसके हिस्से में संघर्ष अधिक आया होगा, इसलिए जो घर का या किसी संस्था का सबसे अधिक जिम्मेवार होता है, उसके चेहरे पर खुशी कहाँ। जिम्मेवारियां खुशी छीन लेती हैं और उदासी की परत जमा देती हैं। तो जिनके बारे में डॉक्टर रूपदेव गुण ने ये व्यक्त किया है, तो हो सकता है उनके हिस्से भी जिम्मेदारियां ज़्यादा हों उनके हिस्से। अगली रचना है जी, तुम बेझिझक करती हो बात। औरत का गहना है शर्म। औरत का गहना है शर्म, तुम बेझिझक हो करती हो बात। तुम्हारा ऐसे बात करना, तुम्हारा ऐसे बात करना लगता है मुझे अच्छा। तुम्हारा ऐसे बात करना लगता है मुझे अच्छा। शायद जहां तुम करती हो नौकरी, शायद जहां तुम करती हो नौकरी, वहां से ही सीख पाई हो यह सब कुछ, या फिर कोई और बात है इसके पीछे। महिला का बेझिझक होना, बेबाक होना, निसंदेह वो घर से बाहर निकली है शिक्षा दीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तभी उसको ये सब अनुभव हुए हैं। नौकरी ने ही अनुभव दिया है, शिक्षा ने ही उसको ऐसा अनुभव दिया है। जो घर से चार दीवारी तक सीमित हैं, उसको क्या अनुभव है, क्या बेबाकी करेगी बेचारी, झिझकेगी क्यों? उसने बाहर के हालात देखे नहीं हैं। घर की चार दीवारी, चूल्हा चौका, रसोई तक सीमित है, जो उसकी दुनिया ही इतनी है। तो बहुत सुंदर रचना है डॉक्टर साहब की। बात में से बात, बात में से बात जो लघु अध्याय है, इसमें इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। ये सभी इनके भ्रमण की, पर्यटन की यादें हैं। नक्की झील है कमाल की, आया माउंट आबू से, वह बोला नक्की झील है कमाल की। उसी समय अचानक याद आ गया मुझे श्रीनगर की डल झील। शिकारे में बैठा था मैं वहाँ, समझ नहीं रहा था किसी से कुछ, अपने आप को कम। तब मैं खा रहा था कुछ, पी रहा था कुछ, और रहा था देख नज़ारे कुदरत के। यहाँ दो दो झीलों की यात्रा करवा दी डॉक्टर रूपदेव गुण ने। डल झील की, श्रीनगर की डल झील की, और माउंट आबू की नक्की झील की। अगली रचना में गया था मैं कभी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की यात्रा करवा दी। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, छोटी रेलगाड़ी की यात्रा करा दी। अगली में
ये हमें मसूरी ले गए, कांगड़ा ले गए, जलप्रपात दिखा रहे हैं। अगली रचना में ये कोलकाता ले गए, हावड़ा ब्रिज दिखा रहे हैं, हुगली नदी दिखा रहे हैं। मन नहीं कर रहा जाने को। छोड़ने गया था किसी को रेलवे स्टेशन पर, तो आंखों के सामने आ गया था अचानक उत्तर प्रदेश का पिलखुआ स्टेशन। पिलखुआ जब मैं गया तो जाता था सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर। उसके पीछे जामुन के थे बड़े बड़े पेड़, खाता था जामुन गिरे हुए। रेलगाड़ी को देखता था आते जाते। दोस्त कहता था चलो घर चलें, मैं कहता था ठहरो, अभी मन नहीं कर रहा जाने का। इनके बचपन के कुछ दिन पिलखुआ, उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में व्यतीत हुए हैं। वहाँ की यादों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। अपने सिरसा के रेलवे स्टेशन पे किसी को छोड़ने गए थे तो इनको पिलखुआ का रेलवे स्टेशन याद आ गया। मुंबई का जुहू, कन्याकुमारी, चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, वृंदावन, इलाहाबाद, कुल्लू, मनाली, इन सब शहरों की यात्रा आप इनकी लघु कविताओं से, इस लघु अध्याय की लघु कविताओं से कर सकते हैं। अगला लघु अध्याय है इनका रेलगाड़ी के डिब्बे। हाँ, इनको पहाड़ों की यात्रा के साथ साथ रेलगाड़ी की यात्रा भी पसंद है। ये कहीं जाना रेलगाड़ी में ही पसंद करते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे में लघु अध्याय है जिसमें 66 से लेकर 75 तक रचनाएं हैं, जो रेलगाड़ी की यात्रा के दौरान जो इनको जब जहाँ इनको जो अनुभव हुए, उन सब रचनाओं को इन्होंने इस लघु अध्याय की रचनाओं में व्यक्त किया है। तब और अब न माथा पच्ची, बहुत अंतर है उस समय और इस समय का। वर्षों पहले होता था चूल्हा, गीली लकड़ियां उपले और उनसे निकलता धुआं। बाद में आया स्टोव और अब है कुकिंग गैस सिलेंडर। न धुआं, न माथा पच्ची, न रोना, न धोना, आराम से पकाना और बनाना बढ़िया खाना। इस लघु अध्याय में पुराने संघर्ष भरे समय को और आज के समय की तुलना कर रहे हैं। पास बिठाने की फुर्सत। बचपन में होती थी रोटी, साथ में सब्जी या दाल, कभी अचार तो कभी चटनी, किसी दिन खीर कभी हलवा, बारिश में पकोड़े गुलगुले। अब न किसी को शौक बनाने का, अब तो चाहिए चाउमीन, इडली, डोसा, पिज्जा। न किसी को पास बिठाने की फुर्सत, न किसी के साथ खाने की जरूरत। अपने बचपन के समय का रहन सहन और आज के समय का रहन सहन का ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इस रचना के माध्यम से। वास्तव में बहुत कुछ बदल गया है, अत्यधिक आधुनिक हो गए हैं हम, और इस आधुनिक होने के पीछे मानव नहीं रहा। क्या हो गया मानव? यंत्रवत सी है जिंदगी। लोग पहले उठते थे जल्दी, दादी पीसती थी चक्की, दादा लाते थे सब्जी, जवान बच्चे करते थे कसरत, बड़े भाई पिता जाते थे खेत में। अब सो जाते हैं रात को देर से, सुबह उठते हैं लेट, न कोई कढ़ाई करती न कुछ पिरोती, बस यंत्रवत सी है जिंदगी। जिंदगी यंत्रवत क्यों हो गई? क्योंकि लोग यंत्रवत हो गए। लोग चूल्हे जमीन से जुड़े थे तब, लोग जमीन से जुड़े थे, अब चूल्हे जमीन से उठकर रसोई के स्लैब पर आ गए, लोग भी जमीन से कट गए। यंत्रवत तो होने थे, यंत्रों के सहारे हो गए हम, तो यंत्रवत जीवन तो
होना ही होना था। कौन है पड़ोसी? कभी वो समय था जब गली में सोते थे लोग, मारते थे गप्पे, बच्चे खेलते इधर उधर, फिर लोग सोने लगे छतों पर, फिर कमरों में लगाने लगे एसी। आने वाली पीढ़ी को नहीं पता कौन है पड़ोसी, और आसमान में कहाँ होते हैं तारे और चंद्रमा। वास्तव में जीवन में इतने बदलाव डॉक्टर रूपदेव गुण ने व्यक्त किए हैं, और ये वास्तव में हुए। कभी गली में सोते थे, वो भी मुझे पूरी तरह याद है। बचपन में मैं देखता था गांव में सभी लोग गली में सोते थे, फिर सोने लगे छत पर। अभी 2 साल पहले तक हम भी छत पर सोते थे, मारते थे गप्पे, खेलते थे, बच्चे खेलते थे इधर उधर, महिलाएं अपने अपने घर के सामने बैठकर पड़ोसनों से बातें करती थी, बच्चे गली में खेलते थे। अब मिट्टी में गंदे हो जाते हैं बच्चे, कीटाणु लग जाते हैं उस मिट्टी में, जिस मिट्टी से हमारे बुजुर्ग हम पल बढ़कर ओढ़ हुए। आने वाली पीढ़ी को बारे में चिंता व्यक्त की है इस कविता के माध्यम से कि वो पड़ोसियों को भी पता नहीं जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, नए चांद तारों के बारे में जान पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लघु कविता संग्रह है। अंतिम रचना है इसकी, रहना संतुष्ट सदा। पहाड़ पर कभी देखते पहाड़ के लोगों को, अलग सा पहरावा, अलग सा खाना पीना, अलग सा रहना, मेहनत करना और चुपचाप जीना, रहना संतुष्ट सदा। डॉक्टर रूपदेव गुण ने अंतिम कविता में पहाड़, पहाड़ी लोगों, उनके रहन सहन, उनके खान पान का वर्णन किया है और सदा संतुष्ट रहने वाले लोग उनको बताया है। डॉक्टर रूपदेव गुण का लघु कविता संग्रह ये प्रकृति के विभिन्न अवयवों को केंद्र बिंदु मानकर सृजन किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी इसको पढ़िए। फिर हाजिर होऊंगा मैं किसी समय अलग किसी पुस्तक के साथ। पुस्तक चर्चा में इजाज़त दीजिए।